हेलो एवरीवन। आप लोगों को जैसे पता है कि सो कॉल्ड झारखंड का एडीजे का वैकेंसी आ चुका था और उसका जो फॉर्म फिलअप भी हो चुका है। और उसके प्रीलिम्स में एक सब्जेक्ट है जिसको हम लोग कह रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी एक सब्जेक्ट है। मैंने पहले भी बहुत बार मतलब बताया आप लोगों को। जो पीटी में पूछा जाएगा उसमें जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और बाकी चीज़ें, यानी कि दो एडिशनल सब्जेक्ट हमारे पास है, सीपीसी और कॉन्ट्रैक्ट। तो आज जो है हम लोग वन लाइनर में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट की बात करने वाले हैं। और ये जो मैं आपको अभी जो आपके सामने रख रहा हूँ, सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसके अलावा हम लोग इसका अपडेटेड वर्जन जो है वो आप ले सकते हैं, पीडीएफ, अपडेटेड पीडीएफ आप ले सकते हैं, जो कि आपको व्हाट्सएप पर अवेलेबल हो जाएगा। आप लेना चाहें तो आप वो ले सकते हैं, वो पेड वर्जन का पीडीएफ होगा। फिलहाल चलिए मैं सीधे बात करता हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो पॉइंट्स जरूरी है याद रखना, या जिसके बारे में हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उसको ही इसमें कवर किया गया है। इंपॉर्टेंट सेक्शंस को हम लोग इसमें डील कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो पहला ही पॉइंट आता है उसमें आ रहा है कि सालमन सामन ने जो डेफिनेशन दिया था, बहुत बार पूछ लिया जाता है ये पूरा का पूरा, और उसके बाद पूछेंगे ये किसका डेफिनेशन है। तो ये सामंत साहब का डेफिनेशन है कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। तो आपको ट्रिक अगर पकड़ना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं होता, एक अग्रीमेंट होता है जिसमें कि जो पार्टीज होती है उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस होता है फॉर क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशंस। तो क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन, पार्टीज के ऊपर क्रिएट करना और डिफाइन करना कि भाई तुम्हारे लिए क्या ऑब्लिगेशन है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो एक ऑब्लिगेशन बनाता है। अगर ये आपको टर्म मिलता है तो आप समझ जाओ कि ये सामान्य डेफिनेशन दिया है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होता है, इन्फर्ड होता है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो गया कि जिसमें आप, एक कॉन्ट्रैक्ट दो तरह का होता है, एक होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल ओपन होते हैं, जबकि इम्प्लाइड में क्या होता है, बाई वे ऑफ आपका एक्सप्रेशन भी आता है, तो उसको हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। ठीक है। सो बाई द एक्शंस ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व, तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी का एक्शन भी इसमें इन्वॉल्व होता है। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस बाय ईच पार्टी, मैंने एकदम टू द पॉइंट बातें रखी है आपको। अगर इसका, और मैं एक चीज़ यहाँ पर और बता दूँ साथ में, हम लोग झारखंड के डीजे का और सो कॉल्ड हमारा जो कॉल्ड बिहार के लिए जो फाउंडेशन बैच है उसका, ये सब का हम लोग ने बैच शुरू कर दिया है, और वो शुरू हम लोग कर रहे हैं 4 तारीख से। और ये 4 तारीख को मॉर्निंग वाली जो बैच होगी उसमें अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं और वहाँ क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो बैच होगा ये पूरा एग्जाम ओरिएंटेड होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। ठीक है। फिलहाल चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कहाँ पर जगह दी गई थी, तो वो है टेबल नंबर 1, सीरियल नंबर 42। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस जो आपको मिलते हैं वो है 266, जिसमें सेक्शन 76 से लेके 123 तक पार्ट जो है रिपील्ड है, और उससे बन गया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, चैप्टर 7 जो था उसको हटा करके। उसके अलावा सेक्शंस 239 से लेकर 266 तक की बात करें तो ये भी रिपील्ड हो चुका है, और इससे एक नया एक्ट बना पार्टनरशिप। तो एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा कि भाई पार्ट जो हमारा सो कॉल्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उससे कौन से दो एक्ट बने हैं, उसमें से कुछ पार्ट को रिपील करके कौन कौन से एक्ट बने हैं। तो एक है सेल ऑफ गुड्स एक्ट और दूसरा होता है पार्टनरशिप एक्ट। नाउ अब ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो चैप्टर था वो चैप्टर नंबर 11 था, जिसको रिपील करके बना दिया गया पार्टनरशिप एक्ट, और चैप्टर नंबर 7 था जिसको रिपील करके बना दिया गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट। बीड एट एन ऑक्शन सेल इज एन ऑफर, ध्यान से सुनिएगा, बीड बीड जो हम लोग बोली लगाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। सो बीड एट एन ऑक्शन, ऑक्शन में जो बोली लगाई जाती है ऑक्शन सेल में, उसको हम ऑफर बोलते हैं। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर is an agreement. So what is agreement? Agreement is nothing but it is a promise and every set of promise and set of promise जो कि कंसीडरेशन देता है। तो प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस जिसमें कंसीडरेशन का कॉन्सेप्ट आता है उसको हम यहाँ पर कहते हैं अग्रीमेंट। ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एक सेकंड, देखिए नेक्स्ट जो हमारे लिए पॉइंट था वो है एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमारे एक्सेप्शंस की भी बात कर रहा है। तो एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 3 बातें आती हैं। कौन कौन सी 3 बातें आती हैं? पहली आती है बेनिफिशियरी, जो कि चार्ज के अंडर आएगा, दूसरा एस्टॉपेल का कॉन्सेप्ट आता है, और तीसरा मैरिज सेटलमेंट। ये हमारे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी के एक्सेप्शन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन 3 है, बेनिफिशियरीज, अंडर एक चार्ज, एस्टॉपेल, मैरिज सेटलमेंट। तो जब आपसे पीटी में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें आपको ये बातें लिखी रहेंगी, और ए बी सी करके ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको नीचे लिखा रहेगा ऑल ऑफ द अबव, तो आप ऑल ऑफ द अबव डी में लगा सकते हैं। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आता है कॉन्ट्रैक्ट
ऑफ एडहेशन और यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन है, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडहेशन और यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। इस स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में क्या होता है, यूनिलैटरल, जैसे आप रिलायंस जियो का सिम लेते हैं तो उसके जो टर्म्स कंडीशन है पूरे के पूरे हर एक पर्सन जो भी उनका सिम परचेज कर रहा होगा या जो उनके प्लान परचेज कर रहा है सबके ऊपर अप्लीकेबल है वन यूनिलैटरल। इम्प्लाइड प्रपोजल का जो बहुत फेमस केस रहा है वो है कॉफी बोर्ड वर्सेस सीसीटी, कॉफी बोर्ड वर्सेस सीसीटी। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज मडाला थैया, ये एक केस है जिसमें एक डिस्कशन किया गया था, क्या जो हेल्ड हुआ था वो बता रहा हूँ। इट इज ए बेसिकली एन इलस्ट्रेशन जहां पर टेंडर वाज इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग ऑफर। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि आपको यहाँ पर टारगेट क्या करना है, आपको हमें केस लॉ पे टारगेट करना है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज मडाला थैया, ये किस चीज से रिलेटेड केस है, तो स्टैंडिंग ऑफर से रिलेटेड केस है। और इसमें दूसरा पार्ट क्या है, टेंडर। सो टेंडर वाज इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग ऑफर। टेंडर और स्टैंडिंग ऑफर से रिलेटेड केस कौन सा है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज मडाला थैया। उसके अलावा क्लेटन्स जो प्रिंसिपल्स है वो किससे रिलेटेड है, तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट से। नेक्स्ट, हार्वी वर्सेज फैसी के केस में एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम फॉलो किस केस में किया था, तो वो आपके सामने है, डी आई मैकफर्सन वर्सेज अपन्ना। सो हार्वी वर्सेज फैसी के केस में एस्टैब्लिश्ड जो प्रिंसिपल था सुप्रीम कोर्ट ने उसको पहली बार फॉलो किया था, डी आई मैकफर्सन वर्सेज अपन्ना। नेक्स्ट, पास्ट कंसीडरेशन इज वैलिड इन इंडिया ओनली। सो पास्ट कंसीडरेशन सिर्फ इंडिया में ही वैलिड है। बैंक ऑफ इंडिया वर्सेज ओपी सोरंकर AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट 858, ये जो केस है मतलब शॉर्ट में अगर बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया वर्सेज ओपी सोरंकर, ये जो केस है इन्विटेशन ऑफ ऑफर से रिलेटेड है। क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। नेक्स्ट, स्ट्रेंजर बट बेनिफिशियरी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू। सो स्ट्रेंजर कैन सू, बट स्ट्रेंजर के लिए क्या होना चाहिए, स्ट्रेंजर बट बेनिफिशियरी होना चाहिए। ओनली पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कैन सू एंड बी सूड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से सुनिएगा, ओनली पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कैन सू एंड बी सूड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट। इसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये जो टर्म है ना डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसका एक्सेप्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो आपके लिए सामने है जहाँ पर पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट सू करते हैं और सूड होते हैं। नेक्स्ट, सेक्शन 4 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो डील करता है वो है कम्युनिकेशन में चार बातें सामने से आती हैं। एक होता है ऑफर या प्रपोजल, दूसरा होता है एक्सेप्टेंस, तीसरा है रिवोकेशन और चौथा है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात हम करते हैं तो सेक्शन 5, सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 5 कंडीशंस है और वो पांचों कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। माइनर्स अग्रीमेंट की बात करते हैं तो सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। फ्री कंसेंट की बात करेंगे तो सेक्शन 14 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कोहर्सन की बात करते हैं जिसको हम इंग्लिश लॉ में ड्यूरेस भी बोलते हैं, ड्यूरेस। थ्रेट टू स्ट्राइक्स नो कोहर्सन, थ्रेट टू स्ट्राइक नो कोहर्सन के बराबर है, इक्विवेलेंट है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट मिलता है सेक्शन 16 में। कंसेंट कॉज्ड बाय कोहर्सन सेक्शन 19 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फ्रॉड का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है, फ्रॉड का कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस किया गया है कॉन्ट्रैक्ट उबेरिमा में फ्रॉड के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। लॉफुल कंसीडरेशन प्लस जब लॉफुल ऑब्जेक्ट होता है तो उसका डिस्कशन होता है सेक्शन 23। सो सेक्शन 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसकी बात करता है, लॉफुल कंसीडरेशन प्लस लॉफुल ऑब्जेक्ट। नॉडम पैक्टम का मतलब होता है विदाउट कंसीडरेशन का लैटिन मतलब है नॉडम पैक्टम। बाई एन ओरल अग्रीमेंट बी अग्रीज टू पे, आपकी ये प्रॉब्लम बेस्ड एक तरीके से क्वेश्चन बनता है, वो एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे रखा है। बाई एन ओरल अग्रीमेंट बी अग्रीज टू पे टाइम बार डेट ऑफ ए। सो ओरल अग्रीमेंट हुआ था ए और बी के बीच में जिसमें बी इस बात को अग्री करता है कि वो एक टाइम बार डेट को पे करेगा। सो इट इज नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, सिंपल बात ये निकल के आई कि एक ओरल अग्रीमेंट था और जो डेट था वो टाइम बार्ड डेट था। नाउ नेक्स्ट, a promise to pay debt barred by the law of limitation। सो ए ने प्रॉमिस किया कि भैया वो डेट चुकाएगा लेकिन वो बार्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन है, जिसको कि इन्फोर्सिबल किया गया है सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। यानी 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस चीज को डील कर रहा है, जहां पर हम बात करते हैं किसकी, ऐसे डेट की जो कि बार्ड है बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन। सेल ऑफ गुडविल बी एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वैलिड। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेल ऑफ गुडविल, तो सेल ऑफ गुडविल ये अग्रीमेंट अगर है इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड तो वो वैलिड होता है एज पर सेक्शन 27 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, अगर ऐसा कोई अग्रीमेंट करते हैं जो लीगल प्रोसीडिंग में जाने से हमें रोकता है तो दैट इज वॉइड, और उसको हम सेक्शन 28 में डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 29 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि अग्रीमेंट वॉइड होगा जहां पर क्या होगा, द मीनिंग ऑफ विच टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट सर्टेन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे गए हैं अगर उसका मीनिंग क्लियर नहीं है तो वो अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा एज पर सेक्शन 29 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है अग्रीमेंट इन कनेक्शन विथ हॉर्स रेसिंग अंडर सेक्शन 30 इज वैलिड। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हॉर्स रेसिंग का जो अग्रीमेंट है वो वैलिड होगा एज पर अंडर सेक्शन 30। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेटिंग इज वॉइड, वेजरिंग अग्रीमेंट जो होता है वो वॉइड होता है। इसके अलावा वेजरिंग अग्रीमेंट जो है, यहाँ पर मैं नेक्स्ट बता दूं कि वेजरिंग अग्रीमेंट वॉइड होता है। वेजरिंग अग्रीमेंट होता क्या है जिसमें बात करते हैं अनसर्टेन इवेंट, पार्टीज हैव नो कंट्रोल ओवर द इवेंट, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो इवेंट होगा वो अनसर्टेन है, भाई होना है नहीं होना है पता नहीं है, बट पार्टीज हैव नो डाउट ओवर द कॉन्फिडेंट, पार्टीज हैव नो कंट्रोल ओवर द इवेंट, ऑब्वियस सी बात है। एक्सेप्ट द स्टेक पार्टीज हैव नो अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट। मिस्टेक ऑफ लॉ पर बात करते हैं हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 21 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसेंट का कॉन्सेप्ट मिलता है सेक्शन 13 में, अनड्यू इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट आ रहा है सेक्शन 16 में, कोर्सन की हम बात करते हैं सेक्शन 15। तो ये एक सीक्वेंस में याद रख सकते हैं, कंसेंट है 13, अनड्यू इन्फ्लुएंस 16, कोर्सन है 15। तो कंसेंट, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्सन, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जहां पर बात होती है सेक्शन 31 से सेक्शन 36 तक के बीच में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन द हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट इन द फ्यूचर। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किस पर डिपेंड होता है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टीज के बीच में होता है वो किसी अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी उसके ऊपर आता है इन फ्यूचर। जैसे अगर मान लो मैं कोई बात कहूँ कि हाँ भाई कल बारिश होगी, अनसर्टेन इवेंट है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। अगर कोई क्रिकेट मैच होगा तो क्रिकेट मैच में सो एंड सो विराट कोहली कल 6 लगाएगा, तो ये अनसर्टेन इवेंट है, वो फ्यूचर में होगा, वर्ल्ड कप में होगा, ऐसा कुछ। क्रॉसवर्ड कॉम्पिटिशन, इट इज ए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 37 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करता है टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस की। सेक्शन 40 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग बात करते हैं उन पर्सन्स की बाय होम प्रॉमिस टू बी परफॉर्म्ड, वो पर्सन्स, वो पार्टी, वो व्यक्ति जो प्रॉमिस को परफॉर्म करेंगे। सेक्शन 40। सेक्शन 41 या सेक्शन 41 इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन। टाइम ऑफ परफॉर्मेंस की बात होती है तो सेक्शन 55। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फोर्स मेजर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सेक्शन 56 में है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फोर्स मेजर या फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, सेक्शन 56 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नोवेशन का कॉन्सेप्ट मिलता है सेक्शन 62, अनजस्ट एनरिचमेंट का कॉन्सेप्ट है सेक्शन 70, पार्टी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 11, डिस्पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इंड्यूस्ड बाय थ्रेट टू कॉज डेथ दैट इज सेक्शन 15, इसको हम कहते हैं कोअर्सन। सो प्रॉपर्टी से तुमको डिस्पोजेस कर देंगे, तुमको धमकी दिया मैंने कि तुम्हारी जान ले लेंगे, तुम्हारी मृत्यु कारित कर देंगे, दैट इज सेक्शन 15 अंडर कोअर्सन। डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है असंभव काम का कॉन्ट्रैक्ट। सो डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बिंग वॉइड, और ये होता है सेक्शन 56 के अंदर। सो डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बिंग वॉइड दैट इज सेक्शन 56 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रस्ट्रेटेड, कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा बाई कमर्शियल हार्डशिप। नाउ अल्टरनेटिव प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट आता है सेक्शन 58 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अल्टरनेटिव प्रॉमिस की बात करें तो वो है सेक्शन 58 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक इलीगल है, दूसरा लीगल है, तो इलीगल नहीं होगा, बट लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या करना है, परफॉर्म करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अल्टरनेटिव प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट कहाँ है, सेक्शन 58 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इसमें क्या होता है कि एक पार्ट लीगल है और एक पार्ट इलीगल है, तो जो पार्ट इलीगल है उस इलीगल पार्ट को अपने को परफॉर्म करने की या पार्टीज को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, बट जो पार्ट लीगल है दैट वो उसको परफॉर्म करना है, दैट इज नेसेसरी टू परफॉर्म। रूल ऑफ क्लेटन्स केस रिलेटिंग टू अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। सो रूल ऑफ क्लेटन्स केस, अब ध्यान सुनिए, रूल ऑफ क्लेटन्स, अब सवाल कैसे बनता है यहाँ से, रूल ऑफ क्लेटन्स केस जो है किस सेक्शन से रिलेटेड है, तो सेक्शन 59 से। और ठीक है, दूसरा पार्ट क्या निकलता है, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट से रिलेटेड जो सेक्शन है वो कौन सा है, सेक्शन 59। द इंटीमेशन अंडर सेक्शन 59 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बी ईदर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। ऑब्वियस सी बात है, जो इनिशिएशन होने वाली है अंडर सेक्शन 59 वो या तो एक्सप्रेस्ड होगी या तो इम्प्लाइड होगी। कॉन्ट्रैक्ट भी हमारे पास दो ही तरह का होता है, या तो एक्सप्रेस होगा या तो इम्प्लाइड होगा। सब्सटीट्यूशन ऑफ ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज प्लेस ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम कहते हैं सेक्शन 62 के अंदर नोवेशन, यानी न्यू कॉन्ट्रैक्ट को सब्सटीट्यूट कर देना इन प्लेस ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम कहते हैं कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट को हटा के वहां पर नया कॉन्ट्रैक्ट सब्सटीट्यूट करना, दिस इज कॉल्ड नोवेशन अंडर सेक्शन 62। रिसेशन को कहते हैं कैंसिलेशन। ऑब्लिगेशन टू रिस्टोर एडवांटेज इन ए वाइड अग्रीमेंट, ऑब्लिगेशन टू रिस्टोर एडवांटेज,
इन वाइड अग्रीमेंट। सो वाइड अग्रीमेंट में भी अगर हम बात करें कि भैया रिस्टोर कर लेना एडवांटेज, उसका ऑब्लिगेशन, दैट इज सेक्शन 65। The rule initiated by Section 65 Indian Contract Act is applicable to agreements which are discovered void। अब सेक्शन 65 के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो void है, बाय मिस्टेक, बाय फेलियर ऑफ कंसिडरेशन और बाय इम्पॉसिबिलिटी। तीन चीजें फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सेक्शन 65 के अंदर जो रूल आता है उस रूल के अंदर तीन चीजें आ रही हैं कि भैया वो कॉन्ट्रैक्ट वो अग्रीमेंट void, वो अग्रीमेंट void होगा जो कि मिस्टेक, फेलियर ऑफ कंसिडरेशन या इम्पॉसिबिलिटी के बेस पर आ रही है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पर सिंपल आपको समझना है, इस पर क्या क्वेश्चन आ सकता है। नो वन इज अलाउड टू इनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंसेस ऑफ अनदर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नो वन इज अलाउड टू इनरिच हिमसेल्फ, कोई अपने आप को इनरिच नहीं कर सकता है एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 68, सेक्शन 68 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डीलिंग विद द लाइबिलिटी फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हम वैसे पर्सन की बात कर रहे हैं जो कॉम्पिटेंट है नहीं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और उसको हमने क्या कर दिया, उसको नेसेसरी चीजें सप्लाई कर दी, उस मामले में उसकी लाइबिलिटी क्या बनती है। उसी का यहाँ पर सिंपल मीनिंग लिखा गया है, दूसरे के सामान को अपना समझ के एंजॉय करना जब दूसरे के सामान मिस्टेक से रह गया हो। सेक्शन 70 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या हो गया, अगर आप किसी के घर गए और आपका कोई सामान आपके दोस्त के यहाँ छोड़ गया और वो अपना समझ करके क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, दैट इज देन दैट कंडीशन सेक्शन 70 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कम्स इनटू द पिक्चर। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेट्यूटियस एक्ट। सो यहाँ पर सेक्शन 70 कम्स इनटू द पिक्चर। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स सेक्शन 71। लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू हुम मनी इज पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्सन, इसको हम कहते हैं सेक्शन 79 72 के अंदर कॉन्सेप्ट आता है इसका। यानी कि उस पर्सन की हम लाइबिलिटी की बात करते हैं जिसका मनी पेड किया गया है अंडर मिस्टेक और अंडर कोर्सन। तो यानी उस पर्सन की हम लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं, उस पर्सन की लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं जिसको गलती से मनी पेड कर दिया गया है। आपने किसी को पेमेंट कर दिया जिसको आपको पेमेंट करना नहीं चाहिए था गलती से, या आपने कोर्सन में आके उसको पेमेंट कर दिया, देन दैट कंडीशन सेक्शन 72 कम्स इनटू द पिक्चर। Promissory estoppel, promissory estoppel is sometimes spoken as a substitute for quasi contract। सिंपल पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पर सवाल कैसे बनेगा, promissory estoppel is known as सब्सटीट्यूट फॉर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का सब्सटीट्यूट क्या कहलाता है, प्रॉमिसरी स्टॉपल, या उल्टा कर दीजिए, प्रॉमिसरी स्टॉपल क्या है, सब्सटीट्यूट फॉर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वांटम मेरियटम, ये क्या होता है, क्वांटम मेरियट क्या है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल मीनिंग आ रहा है कि क्वांटम मेरियट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सिक्वेंस आपका मिलता है सेक्शन 73 से लेकर 75 के बीच में। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सिक्वेंस है 73 से 75, 73 से 75 के बीच में। डैमेजेज अलाउड होगा सेक्शन 73 के अंदर, कॉम्पनसेटरी डैमेजेस, कॉम्पनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज सेक्शन 73। सेक्शन 73 में क्या बात हम लोग करते हैं, सेक्शन 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इम्पोजेज ऑन ए पर्सन हु सूज फॉर डैमेजेज। यानी सेक्शन 73 उन पर्सन्स के ऊपर काम करता है, उन पर्सन्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है जो डैमेज के लिए क्लेम करते हैं। अ ड्यूटी टू मिटिगेट मेक समथिंग बैड द लॉस कॉन्सिक्वेंट अपॉन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उन मामलों में सेक्शन 73 आता है। सेक्शन 74, द कोर्ट कैन नॉट अवार्ड डैमेजेज मोर देन द अमाउंट स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 74 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साफ सुथरा कहता है कि कोर्ट जो है अवार्ड नहीं करेगी डैमेजेज उससे ज़्यादा जितना कि आपका कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया गया। सो कॉन्ट्रैक्ट में जो अमाउंट मेंशन किया गया उस अमाउंट से ज़्यादा कोई भी डैमेजेज क्लेम नहीं कर सकते हैं, या नहीं, सॉरी, कोर्ट अवार्ड नहीं करेगी सेक्शन 74 के अंदर। इंडेमिनिटी और गारंटी का जो कॉन्सेप्ट है वो मिलता है सेक्शन 124 से लेके 147 के बीच में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, यानी कि सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी है। क्वांटम मेरियट टू द एक्सटेंट ऑफ द वर्क डन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी डिफाइंड सेक्शन 124 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 124। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर, ये चार टर्म आ गए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर, ये डिफाइंड है सेक्शन 126 में। कंसीडरेशन फॉर गारंटी सेक्शन 127 में। रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी सेक्शन 130 के अंदर आपको मिलेगा कंटिन्यूइंग गारंटी का रिवोकेशन। रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटीज डेथ, श्योरिटीज के डेथ होने पर जो कंटिन्यूइंग गारंटी है उसका रिवोकेशन सेक्शन 131 के अंदर है। द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, दैट इज सेक्शन 128। कंटिन्यूइंग गारंटी सेक्शन 129 है। कंटिन्यूइंग गारंटी नथिंग बट इट इज ए गारंटी एक्सटेंडिंग टू ए सीरीज ऑफ ए ट्रांजेक्शन। कंटिन्यूइंग गारंटी वो गारंटी होती है जो एक्सटेंड करती है सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन पर।
बेलमेंट का कॉन्सेप्ट मिलता है सेक्शन 148 से सेक्शन 181 के बीच में। डेफिनेशन ऑफ बेलमेंट आएगा सेक्शन 148 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ग्रेट्यूस बेलमेंट इज टर्मिनेटेड ऑन द डेथ ईदर ऑफ द बेलर और बेली। सो ग्रेट्यूटियस जो बेलमेंट होता है वो तब खत्म हो जाता है जबकि या तो बेलर की डेथ हो जाए या तो बेली की डेथ हो जाए। डिलीवरी टू बेली, जब डिलीवरी टू बेली की बात करते हैं तो सेक्शन 149 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बेलर इन प्लीज, तो पॉनर उसको कहते हैं, बेलर इन प्लीज पॉनर, बेलर इन प्लीज पॉनर, बेलर इन पॉनर। प्लीज सिक्योरिटी के तौर पर गुड्स को रखना बेली के पास। ओके, सेक्शन 170 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर्टिकुलर लिंक कहलाता है। एजेंसी सेक्शन 128 सॉरी 182 से 238, सेक्शन 182 से 238, सेक्शन 182 से सेक्शन 238। ओके, एजेंसी इन एजेंसी कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी। सब एजेंट का डेफिनेशन मिलता है 191 सेक्शन में। एन एजेंट कैन नॉट क्लेम रेमुनरेशन फॉर हिज मिसकंडक्ट अंडर सेक्शन 220 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। राइट टू सेल इज नॉट अवेलेबल टू एन एजेंट, ऑब्वियस सी बात है, राइट टू सेल नहीं मिलता है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो हमारा सो कॉल्ड था वो 5th शेड्यूल टेबल नंबर 1 शेड्यूल सीरियल नंबर 42 पर था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। प्रोपोजल का कॉन्सेप्ट मिलता है सेक्शन 2A में, प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट मिलता है 2B में। उसके अलावा प्रॉमिसर एंड प्रॉमिस सेक्शन 2C, कंसिडरेशन 2D, अग्रीमेंट 2E, रेसिप्रोकल प्रोमिस का कॉन्सेप्ट है 2F, प्रोवाइड अग्रीमेंट होता है 2G, कॉन्ट्रैक्ट होगा 2H, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा 2I, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड 2J। अब यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन 3I इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद मोड ऑफ कम्युनिकेशन कॉमा एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ ए प्रपोजल एंड एन एक्सेप्टेंस। सो मतलब क्या हो गया, जब हम बात करते हैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन की, जब हम बात करते हैं मोड ऑफ एक्सेप्टेंस की, जब हम बात करते हैं मोड ऑफ रिवोकेशन की ऑफ ए प्रपोजल और एन एक्सेप्टेंस, तो हम बात कर रहे हैं किसके, सेक्शन 3 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। एक्सेप्टेंस मस्ट बी क्वालिफाइड एंड एब्सोल्यूट। एक्सेप्टेंस जो होना चाहिए वो क्वालिफाइड होना चाहिए और वो एब्सोल्यूट होना चाहिए एज पर सेक्शन 7। मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, प्रपोजल का रिवोक करने का मोड सेक्शन 6 के अंदर है। एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जो विदाउट कंडीशन हो सॉरी विदाउट कंसिडरेशन हो तो वो वॉइड होता है, दैट इज सेक्शन नंबर 25। एक्सेप्शन में क्या आता है, यानी जहां पर एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन हो वहां पर वैलिड होगा। नाउ नेक्स्ट इनके मामले देखिए, नेचुरल एंड अफेक्शन अप टू सेक्शन 25, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन सेक्शन 25 सब सेक्शन 1, फास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज सेक्शन 25 का सब सेक्शन 2, प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट सेक्शन 25 का 3, क्रिएशन ऑफ एजेंसी सेक्शन 185। इसके अलावा फ्री कंसेंट का कॉन्सेप्ट है सेक्शन 14। उसके अलावा कंसेंट का कॉन्सेप्ट आता है सेक्शन 13, कोर्सन मिलेगा सेक्शन 15, अंडर इन्फ्लुएंस सेक्शन 16। उसके अलावा फ्रॉड सेक्शन 17, मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18, मिस्टेक आता है 20, 21 और 22, मिस्टेक आता है 20, 21 और 22 में। कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल, दैट इज सेक्शन 23 एंड 24। कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट, दैट इज सेक्शन नंबर 24 में बात करते हैं। इसके लिए अग्रीमेंट इन विच द कंसेंट इज कॉज्ड बाय मिस्टेक, कोई ऐसा अग्रीमेंट जिसमें सो कॉल्ड जो हमारा मिस्टेक से क्या हो जाता है, कंसेंट आ जाता है, उसको हम सेक्शन 20 के अंदर डिलीवर करते हैं। अग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन, कोई भी अग्रीमेंट हुआ विदाउट कंसीडरेशन होता है, दैट इज सेक्शन नंबर 25। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, यानी कि अग्रीमेंट यहाँ पर हो गया सो किस बात के लिए, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज के लिए, सो दैट उसके कॉन्सेप्ट को डील करते हैं सेक्शन 26 में। नाउ अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, इसका कॉन्सेप्ट है सेक्शन 27 में। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, इसका डिस्कशन है सेक्शन 28 में। अग्रीमेंट विच आर अनसर्टेन एंड अनएम्बिगस, ये है सेक्शन 29 में। अग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर सेक्शन 30 में। अग्रीमेंट्स बाय टू इम्पॉसिबल एक्ट्स सेक्शन 256 में। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा सेक्शन 31 में। कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग इवेंट, ये मिल रहा है सेक्शन 32 में। कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन इवेंट नॉन हैपनिंग, दैट इज सेक्शन 33। कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट ऑन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन, दैट इज सेक्शन नंबर 34। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ specified event within fixed time, that is section number 35। कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल एक्ट, इम्पॉसिबल एक्ट्स के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट किए गए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो आता है सेक्शन 36 के अंदर। डिस्चार्ज या ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 37। अदर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 38 के अंदर। टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस सेक्शन 38। उसके अलावा बाय होम द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म, किसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाना चाहिए, सेक्शन 40 एंड सेक्शन 4। इसके अलावा परफॉर्मेंस ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसेस, परफॉर्मेंस ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट मिलता है हमारे को सेक्शन 40 और सेक्शन 40 से लेकर सेक्शन 45 के बीच में।
टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस, प्लेस और टाइम का जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर हम ले लेंगे सेक्शन 48 से लेकर के 46 से लेकर के 47 में। अप्रोप्रिएशन अलॉटमेंट या एप्लीकेशन बाय डेटर, तो अप्रोप्रिएशन कैसे बाय डेटर, तो वो यहाँ पर मिला सेक्शन 59 में। अप्रोप्रिएशन बाय क्रेडिटर सेक्शन 60 में आता है। अप्रोप्रिएशन बाय लॉ सेक्शन 61 में आकर। डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट ऑब्लिक नोवेशन सेक्शन 62 से लेकर 63 में। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन सेक्शन 56। एक केस बहुत फेमस है, सत्यव्रत घोष वर्सेज मुगनी राम बांगुर, 1954 का केस है। इस केस में क्या कहानी आती है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो रिलेटेड है वो सत्यव्रत घोष वर्सेज मुगनीराम बांगुर के केस से रिलेटेड है। डॉक्ट्रिन ऑफ इनजस्ट इनरिचमेंट and that is propounded in Moses versus Mike Phelan by Lord Mansfield. Okay, now supply of nuisance section 69 में क्या है, when payment by an interested person, liability to pay for non gratuitous act सेक्शन 70 में है। फाइंडर ऑफ गुड्स की बात करेंगे सेक्शन 71 में मिलेगा। मिस्टेक और कोर्सन की बात करेंगे सेक्शन 72 में मिल रहा है। कोर्सन क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, देखिए इसमें आता है सेक्शन 68, 69, 70, 71, 72, ये सब आते हैं। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन पे आता है। नाउ सेक्शन 73 जो है बेस्ड है हेडली वर्सेज बैक्सनडाले, यह नाम मैंने बताया था बहुत बार पहले बता रहा है, हेडली वर्सेज बैक्सनडाले, इस पर बेस्ड है सो कॉल्ड सेक्शन 73 का मामला। नाउ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 73, 74, 75। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 124 से लेकर सेक्शन 238 के बीच में आता है, 238 में। इंडेमनिटी और गारंटी चैप्टर 8 में है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, जिसमें सेक्शन 124 से लेकर 147 तक की हम बात करते हैं। बेलमेंट और प्लीज में हम बात करते हैं तो चैप्टर 9 की बात करते हैं, उसमें सेक्शन 148 से लेकर 181 तक है। एजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो चैप्टर 10 में है और उसके लिए 182 से लेकर 238 तक। इंडेमनिटी आता है यहाँ पर सेक्शन 124 के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में बात करें तो वो सेक्शन 126 में दिया गया है। श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर और क्रेडिटर सब यहीं पर 126 में मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट, कंटिन्यूइंग गारंटी सेक्शन 129 के अंदर है। नाउ कंटिन्यूइंग गारंटी सेक्शन 129, बेलमेंट का कॉन्सेप्ट 148, 148 प्लीज, पॉन और पॉनी, पॉनर और पॉनी, ये आ गया सेक्शन 172। एजेंसी 182 और सब एजेंट सेक्शन 191। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमारा जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का एक रैपिड रिवीजन में कवर कर लिया और इसमें सब जो आपको पॉइंट्स बताएं, जो सेक्शंस आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसी से क्वेश्चन मोस्टली हर बार किसी न किसी स्टेट में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो अगर आपने इतना भी कमांड बना लिया तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का कोई सवाल छूट सकता है। हालांकि फिलहाल इसका एक अपग्रेडेड वर्जन और है जिसकी जो पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। वो अपग्रेडेड वर्जन पीडीएफ जो है वो पेड वर्जन है सो कॉल्ड, ठीक है। नाउ तो आज के लिए यहीं पर अभी हम लोग फिलहाल रुकते हैं, स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड में एक नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग यू प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।